देखो जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से रे आएगा या वेव ये देख लूंगी। देख तो लूं इसमें वेव ऑप्टिक्स की शीट है भी या नहीं है? हाँ हाँ देख लिया देख लिया देख लिया। कौन सा वेव ऑप्टिक्स एक दिन में खत्म हो जाएगा? रे ऑप्टिक्स। चलो शांत हो जाइए। चलो रे ऑप्टिक्स ही ले रहा हूं। रे ऑप्टिक्स में पहला हम बात करते हैं फाइंडिंग इमेजेस एंड देयर नेचर। तो मिरर था एक हमारा लेंस था, एक हमारा सरफेस थी, ठीक है, और लगभग वैसे हमने तीन ही देखे। प्रिज्म छोड़ दो, ये तो है लेंस। स्लैब भी देखना है, चलो स्लैब कर देता हूं, और ये सिंगल सरफेस भी ले लेता हूं ऐसे। अब देखिए इनमें अभी मत छापिए, ये चारों रिफ्रैक्शन के केसेस हैं। रिफ्लेक्शन का तो ये और प्लेन मिरर ही है, तो बस साइन कन्वेंशन इन चारों के एक से रहेंगे। इन चारों के एक से रहेंगे मतलब, हालांकि हम उनमें तो फॉर्मूले लगाते नहीं, कॉमन सेंस से कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले लगाने जाएं तो रिफ्रैक्शन वाले सभी में अगर भी पॉजिटिव है तो रियल इमेज है। आया समझ में? भी नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है। और ये मैं कैसे सोचता हूं, बस एक ही लिखूं, दूसरा अंडरस्टूड है। रेज ऐसी आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनली रेज यहीं तो एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज इस पार्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और अगर आपकी इमेज इधर आ रही है तो वो पक्का रियल नहीं हो सकती। तो मैं सिंपली कैसे सोच रहा हूं, रेज जहां एग्जिस्ट करेंगी, अगर इमेज की लोकेशन वही है तो हम उसे रियल मानेंगे, अदरवाइज वर्चुअल। ये फील आया? तो चूंकि टकराने के बाद रेज इस तरफ है, इसीलिए भी पॉजिटिव ही रियल इमेज है, और यू के लिए नेगेटिव ही रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज लेफ्ट साइड थी, तो इंसिडेंट रे इधर थी, इंसिडेंट रे इधर, इंसिडेंट रे इधर, इंसिडेंट रे इधर, जहां से रेज आ रही, तो जहां से रेज आ रही ऑब्जेक्ट वही तो होना चाहिए। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इसी तरफ होगा। अब हम कह रहे रेज यहां से आ रही है और ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि असली में रेज अगर यहां है तो ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए। पक्का समझ में आया? और शायद ये सोच पा रहे हो कि ये चीज तो हमेशा ही सही है। चाहे किसी भी तरह का ऑप्टिकल डिवाइस क्यों ना हो, जहां से रेज आ रही है ऑब्जेक्ट अगर वहीं मौजूद है तो रियल माना जाएगा, दूसरी साइड मौजूद है तो, या वहां नहीं है तो वर्चुअल माना जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं ये रियल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट है, फॉर ऑब्जेक्ट, और ये भी रियल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट, ये भी रियल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट आ गया, और इसका रियल स्पेस फॉर इमेज ये है, लेकिन इसका रियल स्पेस फॉर इमेज ये है। आया समझ में? क्योंकि टकराने के बाद रेज को वापस इधर ही आना है, और अगर यहीं पे इंटरसेक्शन आ गया तो वो असली इंटरसेक्शन है, क्योंकि यहां रेज एक्चुअली है, लेकिन इंटरसेक्शन यहां आया तो फिर नहीं। तो इसमें बहुत ही आसान था कि दरअसल यहां रेज कभी है ही नहीं, तो मैं कॉमन इसको वर्चुअल स्पेस लिख लूं, कॉमन इसको रियल स्पेस लिख लूं। तो अगर नेगेटिव आया तो रियल, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल। क्लियर? लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, अगर नेगेटिव आया और वो ऑब्जेक्ट है तो रियल है, समझ गए? नेगेटिव आया और वो इमेज है तो वो वर्चुअल है। तो इसको कॉमन सेंस बनाइए, छापने की जरूरत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। तो पहली चीज हमने ये देखी, रियल और वर्चुअल कब है,
तो यहां V नेगेटिव रियल इमेज। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन था V बाय U। नेगेटिव लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो बस बड़ा आसान, ऐसा फिगर बना के देखो, ऐसा बनता है। ऑलरेडी दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव के बावजूद आंसर नेगेटिव है। अब सही है। और इसमें कैसे सोचिए, दोनों अपोजिट है, तो नेगेटिव ऑलरेडी अपने आप लग गया अगर अपोजिट साइन है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर इसमें नहीं लगेगा तो वो इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन इसमें एक नया रायता फैलेगा। आया? ठीक है। तो फिलहाल मैं सिर्फ शुरू के 3 डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इनको हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, उनको तो हम कॉमन सेंस से करेंगे। और ये तो कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूडनल V स्क्वायर बाय U स्क्वायर। तो नेगेटिव अब आपको जनरल नॉलेज से पता होना चाहिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये अपने आप नेगेटिव नहीं बना सकते, और यहां नहीं आएगा। और मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, मिरर है तो चीजें जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी, गई ऐसी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, पलट गई। लेकिन अगर रिफ्रैक्ट हो रहा है तो गई ऐसी और वापस भी ऐसी निकलेगी, रिफ्रैक्ट होने में थोड़ी ऐसे पलट के वापस निकलेगी। तो जो पहले जाएगा पहले वापस आएगा, यहां वापस नहीं आ रहा, जा ही रहे, तो यहां लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? चलो, तो पहले हम शुरू में सिर्फ यही 3 डिस्कस करेंगे फॉर्मूलेज के साथ। तो फिलहाल मैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, हम सीधे फॉर्मूलेज यूज करेंगे। μ2 μ1, ठीक है। तो इसमें U नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, V नेगेटिव रियल इमेज। इसमें U नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट और V पॉजिटिव रियल इमेज। ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसका फॉर्मूला -1/u प्लस 1/v 1/f। और इसका फॉर्मूला μ1 बाय u μ2 बाय v μ2 माइनस μ1 बाय r, और r साइन कन्वेंशन के साथ है। और साइन कन्वेंशन ऐसे देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आप एक्चुअली आर का साइन देखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पहला पॉइंट, पोल से मेजर करेंगे। और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पोल एंड सेंटर। तो सेंटर इस तरफ, पोल इस तरफ, और पोल से सेंटर की तरफ वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई रेडियस इज पॉजिटिव। पक्का समझ गए? दूसरा तरीका कि आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, साइन अलग से सोच लेना। इस पूरे का मैग्नीट्यूड लिख लो, साइन अलग से सोच लेना। और साइन के लिए मैंने आपको जुगाड़ बताई थी कि कन्वर्जिंग सरफेस, डाइवर्जिंग सरफेस ये है। तो जिस तरफ म्यू ज्यादा है उसको शेड कर लो। तो जैसे आपको ये 2 सरफेसेस दिख रही, एयर म्यू एयर, तो इसको शेड किया तो ये देखिए, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट लग रहा है, और इस तरफ ये कॉनकेव लेंस का पार्ट लग रहा है। सोचो, तो ये वाली सरफेस डाइवर्जिंग है, ये वाली सरफेस कन्वर्जिंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ रे। वजह, डायरेक्शन अगर ऐसी होती तो म्यू -1 बाय पॉजिटिव रेडियस, ऐसी होती तो 1 माइनस म्यू बाय नेगेटिव रेडियस। ये समझ में आया? तो इन कन्वर्जिंग सरफेस की स्टम्प की वैल्यू क्या है? ना तो वो वैल्यू डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, ना उसका साइन डिपेंड करता है। तो न्यूमेरिकल में आप कॉमन सेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्लस आएगा या माइनस।
मुद्दा उठा नॉन न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, कोई एक मान लो पक्का सही आएगा। ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है नॉन न्यूमेरिकल में तो कोई एक मान लो, आप मान लो μ1 इज मोर देन μ2 और वो मान के लगा दो, पक्का आपका आंसर फाइनली बिल्कुल सही आएगा। इसमें मैंने एक बार और बात कही थी कि अगर रे डायग्राम आपको नहीं पता कि इसके बाद रेज में क्या हो रहा है, मीट कर रही है कि ऐसे बन रही है, कोई एक केस मान लो, फाइनल आंसर आपका सेम बनेगा। तो ही मैं एक आध एग्जांपल और दूंगा। तो कई बार ऐसा होगा, देखिए न्यूमेरिकल में काफी कंफर्टेबल रहोगे क्योंकि हमें पहले से पता होगा वो रेंज कहां मीट करने वाली है। नॉन न्यूमेरिकल में नहीं पता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ एक मान लो आंसर सही आएगा। अभी एग्जांपल आएंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये क्लियर है, मैं इसके लिए जैसे ये होता, ये देखो 3/2 2 4/3 1, देखें तो अब इस सरफेस की पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको मैंने शेड किया इधर तो नेगेटिव पावर, इसका इन दोनों में किसको शेड करेंगे, आया समझ में, जो डेंसर है, और ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा लग रहा है, इन दोनों में किसको शेड करेंगे, और ये कॉनकेव जैसा लग रहा है, पक्का आया समझ में। जिस तरह म्यू ज्यादा है उसको डार्क बना के सोच लो तो आपको पता चल जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है या कॉनकेव का। बाकी फॉर्मूलेज, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन V/U का नेगेटिव, इसका ट्रांसवर्स -V/U, इसका ट्रांसवर्स V/μ2 U/μ1। याद रहे तो अच्छा है, अदरवाइज इसके लिए ये तो कभी नहीं भूलोगे, तो मैं ये ऐसे, इसमें भी पोल से जाने वाली लाइन स्ट्रेट है, दूसरी लाइन ऐसी है, थीटा थीटा सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी प्लस, और इस वाले में जब हम फिगर बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे गया, तो जो पोल से स्ट्रेट लाइन जा रही थी इसके केस में, पोल से जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी इसके केस में, ये थीटा थीटा बराबर थे, अब ये लाइन मुड़ जाएगी और दिख रहा है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब जरा सोचिए, अगर ये हाइट h होती, तो अगर नहीं मुड़ती तो ये हाइट h इंटू V/U होती, सोचो, लेकिन मुड़ गई तो आंसर कम आएगा, और कम आएगा तो अगर मैं μ1 और μ2 मान रहा हूं तो मैं किसको ज्यादा मान रहा हूं, कम आएगा ये बोल रहा हूं, तो मैं μ2 को ज्यादा मान रहा हूं, और कम करना है तो मैं क्या करूंगा, μ1/μ2। आया अपने आप वही आंसर, भले ही मुझे पता नहीं था कौन बड़ा है, मैंने एक फिगर मान लिया। अब सोचो अगर मैंने उल्टा वाला फिगर माना होता तो मैं बढ़ाता, और उल्टा वाला माना होता इसका मतलब मैंने μ1 बड़ा किया है, तब भी μ1 ऊपर आता μ2 नीचे आता, रिजल्ट तो सेम ही बनता। तो याद रखने का तरीका है, समझ में क्या है कि ये सिमिलर ट्रायंगल से सोचो कि अगर नहीं मुड़ता तो V/U ही h और h डैश का रेशो है, तो h डैश की वैल्यू h V/U आती, लेकिन ये मुड़ गया तो ये साइन थीटा का अंतर आ गया, और साइन थीटा टेन थीटा सब बराबर है, वैसे टेन थीटा का अंतर आया, ये थीटा और इस थीटा में बेस सेम है, हाइट बदल गई, तो टेन थीटा के रेशो की एरर आई, एंगल छोटे हैं तो टेन थीटा का रेशो ही साइन थीटा का रेशो है, और साइन थीटा का रेशो ही μ1/μ2 है, तो अपने आप V/μ2 और U/μ1 बन गया। आया समझ में, मतलब तरीका क्या है, अगर रे डायग्राम सोचना है, पोल तक रे भेजो फिर मोड़ दो, ठीक है। यहां जो रे पोल से जाएगी दैट विल बी स्ट्रेट, जो पोल से जाएगी वो स्ट्रेट, और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ये पॉइंट हमने कहा कि पोल से जाने वाली रे मुड़ेगी नहीं, इसमें मुड़ेगी। और दूसरी रे तो ये होती है, पैरेलल भेजते हैं फोकस से पास कराते हैं, पैरेलल भेजते हैं फोकस से पास कराते हैं,
तो यहां पैरेलल भेजते हैं, पता नहीं कहां से पास कराते हैं, वो हमें डायरेक्ट याद नहीं, क्योंकि फोकस की वैल्यू पैरेलल के लिए इसकी म्यू की प्रॉपर्टी होगी क्या? वो तो है फॉर्मूला है साहब, फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा नेगेटिव तो रीजन होगा ये बोल रहे हो? अब तो वो तो फिर अभी मैं उसका रीजन बताऊं, फिर बोलोगे 1 का रीजन क्या है, फिर प्लस का रीजन क्या है, इसका मतलब प्रूफ ही पूछा है तुमने। हाँ ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कर सकता हूं ये नेगेटिव का। देखो कैसे, मान लेते हैं इसका प्रूफ हमें पता है, इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट में 2 अंतर है। इसके भी को पलट दो, उसका भी बन जाएगा। सोचो ऑब्जेक्ट दोनों का लेफ्ट है, जब जब इसकी इमेज लेफ्ट है उसकी इमेज राइट है। ये फील कर पा रहे हो? इससे और उससे रिलेट करो, इस पूरे फिगर को यहां पलट दो तो ये फिगर बन जाएगा। तो दोनों के भी एक दूसरे के अपोजिट है, और एज पर साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ भी अपोजिट है। उसमें कॉन्वेक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें समझ गए ना, कन्वर्जिंग, सॉरी, इसमें कन्वर्जिंग लेंस, इन दोनों को कंपेयर करो तो इसकी फोकल लेंथ बाय कन्वेंशन नेगेटिव मानते हैं और उसकी फोकल लेंथ बाय कन्वेंशन पॉजिटिव मानते हैं। फिगर एक सा है, तो 2 एरर आई, इसकी और इसकी फोकल लेंथ पलट गई और दूसरा भी पलट गया। तो इसके फॉर्मूले में v को माइनस v से रिप्लेस कर दो, f को माइनस f से रिप्लेस कर दो, तो उसके फॉर्मूले बन जाएंगे। ये समझ में? u को माइनस u से रिप्लेस नहीं किया है, u तो सेम था दोनों में, v बदल गया और f बदल गया। ठीक है, इसी के और फॉर्मूले बने थे कुछ, एफ अपॉन एफ माइनस यू टाइप का, मैं तो भूल जाता हूं क्या बना था, निकाल लेता हूं। v बाय यू, सॉरी u बाय v, u से मल्टीप्लाई करो u बाय f, तो 1 माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी, एफ अपॉन एफ माइनस यू, यही बना था। इसी का एक और फॉर्मूला v के टर्म में बनेगा, v बाय यू प्लस 1 इज इक्वल टू v बाय एफ, तो v बाय यू इज इक्वल टू v बाय एफ माइनस 1, तो नेगेटिव 1 माइनस v बाय एफ। ये समझ गए? याद नहीं करने, निकाल लेना। मैं बस यहां से अब मैं इसका आंसर बोल सकता हूं कि माइनस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस यू, इसका 1 माइनस माइनस v बाय माइनस एफ। समझ गया ना? इसके फॉर्मूले में f को माइनस एफ से रिप्लेस कर दो और v को माइनस v से रिप्लेस करो, u अनचेंज रखो, तो इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो अब कौन सा हमें ये याद रहेगा? तो ना तो हमें ये याद रहना ना वो याद रहना है, तो उसका भी निकालना ही पड़ेगा, इसका भी निकालना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो इसको f अपॉन एफ प्लस यू, यही बना, f को माइनस एफ से, हाँ, और इसका 1 प्लस v बाय एफ। ऐसे ही हम थर्ड वाले के भी आंसर लिख सकते थे। क्या v और f? ओके, दोनों पलट, सॉरी, हाँ। अब अगली और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, देखिए u और v में रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। u और v का रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, याद है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो है। m और u में रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, m और v में रिलेशन लीनियर है, लेकिन चाहे लीनियर हो चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो,
सभी 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन समझ में आया? मतलब एक के लिए एक ही आंसर आएगा। तो और ये इसमें भी, ये इसमें भी है। मतलब अब एक कॉन्फिडेंस आपको ये रखना है कि चाहे कुछ भी क्यों ना पूछा हो, एक कोई वैल्यू दी गई है एम यू वी में से, तो बाकी 2 वैल्यू यूनिक निकलेंगी। आया समझ में? एम दिया है तो यू की एक ही वैल्यू आएगी, वी की एक ही वैल्यू आएगी। पक्का समझ में आया? तो केसेस नहीं बनेंगे। अगर आपको एक वैल्यू पक्का पता है तो पक्का आंसर कुछ ना कुछ आएगा। और खास बात अगली, ये 1 1 तो है ही और ऑन टू भी है। इंफिनिटी वाले स्पेशल केस हटा दो अगर, तो या 0 वाला, ये 1 1 ऑन टू है, सभी लीनियर है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता है, लीनियर ऐसा बनता है। तो सभी वैल्यूज ले रहा है, सभी वैल्यूज ले रहा है, सिवाय एक के, तो वो तो हमें वैसे ही कॉमन सेंस से दिख जाएगी। तो अगला कॉन्फिडेंस ये रखिए कि हर पॉसिबल मैग्निफिकेशन मिल सकता है। आपने -2 किया, पक्का आंसर आएगा। -4 किया, +3 +7, और हर केस में आंसर आएगा। आपको कोई आंसर डिस्कार्ड नहीं करना पड़ेगा। हां, तब डिस्कार्ड करना पड़ सकता है जब लिखा है कि रियल कैंडल रखी है और आपका यू पॉजिटिव निकल आया। समझ गए? रियल कैंडल लिखी थी और आपका यू पॉजिटिव निकल आया, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। या लिखा है स्क्रीन इज ब्रॉट ऑन इमेज, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इमेज इज ब्रॉट ऑन स्क्रीन, इमेज इज ब्रॉट ऑन स्क्रीन ये लिखा है, और ये वाला केस था और वी नेगेटिव आ गया। समझ गया ना? और ये वाला केस था और वी पॉजिटिव आ गया, तो डिस्कार्ड करोगे। अब आया समझ में क्या कह रहा हूं? और कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 ऑन टू रिलेशन है। पक्का समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? हर वैल्यू एक ही बार आएगी और कभी ना कभी पक्का आएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला थ्राइस इन्वर्टेड इमेज कब बनाएगा, तो m की वैल्यू -3, पक्का कभी ना कभी पक्का बनाएगा। अब हमें यह नहीं पता वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाएगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनाएगा, जरूर। या मैं पूछूं, बताओ यहां से 160 सेंटीमीटर पे इमेज बनानी है, कब बनेगी? बनेगी कभी ना कभी, कभी ना कभी जरूर बनेगी। अब वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए बने, वर्चुअल के लिए बने, वो बात की बात है। पक्का समझ गए? ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में कंफर्टेबल रहने के लिए कि आंसर पक्का आएंगे। अब डिस्कार्ड करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करेगा। ठीक है? साइमल्टेनियसली ये भी समझ में आया कि हम इनके फोटो भी बना सकते हैं। अब ग्राफ बनाना तो मैथमेटिक्स है, और आप सोचिए ग्राफ तो हमारा पूरा बनेगा, -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी, ग्राफ तो पूरा बनेगा। अब उस ग्राफ का हो सकता है एक पर्टिकुलर हिस्सा ही पूछा हो, जैसे कहा सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए बताओ, तो ग्राफ आपका ये बना, रियल ऑब्जेक्ट वाला ये जोन हो जाएगा। आया समझ में? रियल इमेज पूछी है तो डिपेंड करेगा हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी, तो वी पॉजिटिव देखें कि नेगेटिव देखें। हाँ, अगला मैंने नहीं लिखा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल v² / u² नेगेटिव, लॉन्गिट्यूडनल -v² / u² नेगेटिव, और इसका लॉन्गिट्यूडनल v² / μ2 u² / μ1। μ2 मतलब पॉजिटिव है, देखो पक्का याद आ गया सब? चलो अब न्यूमेरिकल से थोड़ा और अच्छे तरीके से याद करते हैं। शांत हो जाओ। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, ये कैंडल होती, यहां पर 60, फोकल लेंथ 20, हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्या आएगा? तो अगर मुझसे पूछा होता मैग्निफिकेशन वर्सेस यू, ये ग्राफ बनाना है, पहले तो ये 60 और ये 20 कुछ ना कुछ आंसर पक्का आएगा। हालांकि फिलहाल हम जानते हैं डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग, तो बिना सॉल्व किए ये रे डायग्राम तो हमें पता था। आया समझ में?
और डाइवर्जिंग में और डाइवर्जिंग जोड़ा और ज्यादा डाइवर्जेंस पास आ गया, तो बिना सॉल्व किए हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच में आया, समझ में? इन्वर्टेड नहीं होगी इमेज, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला ही निकालना है तो 1/u प्लस 1/v 1/f, तो 1/v 1/60 1/20 1/15, सही है। तो v की वैल्यू प्लस 15 और v की वैल्यू प्लस 15 मतलब इमेज यहां बनी, तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड। ये तब की बात है जब ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता, अगर इसी में मैं ऑब्जेक्ट ऐसा रख दूं, ये 60 है, इमेज इसकी बनी 15 पे, ये हाइट h, ये बेस b, क्या होगा? ये ऐसे तो पलटेगा, ये ऐसे तो पलटेगा क्योंकि मिरर है, ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं पलटेगा, तो है हाइट जो की तो रहेगी, लेकिन h बाय 60 से 15 मैग्निफिकेशन 1/4 प्लस का, तो ये h बाय 4 और ये बेस b बाय 16, याद आ गया? पक्का? स्मॉल ऑब्जेक्ट है, सीधे रेशो रेशो लेके कर सकते हैं। तो एरियल मैग्निफिकेशन पूछा होता, एरियल मैग्निफिकेशन, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, एरियल मैग्निफिकेशन इज 1/64। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, इसी में अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट होता, अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट होता, बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब ये 40 पे होता, ये 60 पे होता, या 30 कर देता हूं, फोकल लेंथ 20। अब हम इसकी इमेज बनाते, तो इस बार ये लेंथ काफी बड़ी है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप डेरिवेटिव के लॉजिक नहीं लगा सकते, यू विल हैव टू मेक डिफरेंट इमेजेस। तो अब अगर मान लीजिए ये मैं लूं 1 सेंटीमीटर, ये लूं 2 सेंटीमीटर, चलो तो इसके करेस्पॉन्डिंग 30 और 20 12, सही है ना? 30 और 20 का 12 बनेगा ना, और 60 और 20 का 15, तो 12 और 15 के बीच में। और हार्डली आप सरप्राइज होंगे कि ये तो पलट नहीं था, ये समझ गए ना, ये छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे आना था, ये मुंह ऐसे तो पलटेगा, और ये 12 15 तो ये लेंथ हो गई 3। अब इस पॉइंट के लिए तो लगा सकते हैं ना, 30 से 12 हो गया, तो 12/30 2/5, हाइट कितनी आ गई? 0.4। ये 60 से 15 तो 0.5 आया, समझ में? और ये इत्तेफाक नहीं, ये हाइट ज्यादा आना, कि कैलकुलेशन करने पे ज्यादा ही वो ज्यादा आएगी। वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहां से देखिएगा एक रे ऐसे जो पोल से टकरा के होके वापस आती, कोई ना कोई रे पोल से टकराती, और ये वाला पॉइंट की इमेज कहीं ना कहीं इसी लाइन पर लाई करेगी, इस वाले पॉइंट की इमेज भी इसी पर लाई करेगी, तो ये सभी पॉइंट की इमेज इसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेंगी, और वो इसी लाइन पर ही लाई कर रही है। आया समझ में? तो इट विल रिमेन स्ट्रेट, ये बात समझ में आई? तो यहां अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इमेज पक्का स्ट्रेट लाइन ही होगी, स्ट्रेट लाइन कर्व में कन्वर्ट नहीं होगी। और लॉजिक समझ पा रहे हो कैसे? कि मान लो मैंने कुछ और दिया होता, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया होता, ये दिया होता, तो भी हम सोचते कि ये रे ऐसे गई। हाँ, अब इसमें एक दिक्कत है कि जरूरी नहीं ओरिजिन से पास हो, लेकिन मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये रे यहां से गई, यहां से टकरा के ये यहां से पास होगी, तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन पर लाई करेगा, तो इसकी इमेज भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर लाई करेगी, ठीक है? हाँ, अब मुद्दा यह है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे पास नहीं होती तो वो मैं प्रूव कर पाऊंगा या नहीं, क्वेश्चन ये है। कर तो पाऊंगा, मान लेते हैं वो लाइन ऐसी होती, ऐसी होती, समझिएगा। तो ये हम इसी रे की बात कर लें, टकरा के कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना, ये एक स्ट्रेट रे है तो वो भी स्ट्रेट रे है,
और इसके सभी पॉइंट इस पे मौजूद थे, तो वो ए डैश बी डैश सी डैश इस पे कहीं ना कहीं मौजूद होने चाहिए। तो जहां भी मौजूद होंगे, होगी तो स्ट्रेट लाइन ही ना वो। अब आगे समझ में मैं क्या कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन अगर इधर है तो इमेज में भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। और वो कौन सी? उस स्ट्रेट लाइन से एक रे भेज दो, टकरा के वापस आएगी, उसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेंगे। हाँ, इस बार लेकिन एरियल मैग्निफिकेशन और वो स्क्वायर स्क्वायर वो सब लॉजिक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका एम अलग है, उसका एम अलग है। आया समझ में? तो इसका बेस कितना आया था 30, अब इसका बेस कितना आया 3, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया 1/10 और एक्चुअली -1/10 लॉन्गिट्यूडनल सॉरी। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। वो तो 2/5 से लेके 1/4 के बीच में था। नहीं आया समझ? एक का 2/5 था, एक का 1/4 था। और ये डायरेक्ट सोच पा रहे हो कि इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा आना था, इसका 2/5, इसका 1/4। क्योंकि अगर मैंने इसकी मुंडी पर रखा होता तो मैग्निफिकेशन कितना आता? +1। ऑलवेज किसी के बिल्कुल पोल पर रख दो तो मैग्निफिकेशन 1 आएगा, और 1 ही तो मैक्सिमम है, बाकी का तो 1 से छोटा है ना। मतलब जितना पास आ रहे हैं उतना हम 1 के पास आ रहे होंगे मैग्निफिकेशन में। आया समझ में? मतलब शायद ये समझ पा रहे हो कि मैग्निफिकेशन और मॉड यू का ग्राफ बनाते या यू का बनाते ऐसा बनता। ये सोच पा रहे हो? सोचो, जब यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, मैग्निफिकेशन +1 की तरफ अप्रोच करेगा। एनीवे, दो बातें मैं समझा चुका हूं। हाँ, लास्ट हमारा था इसका चित्र बनाना। काय का बनाना था? मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का। तो m का फॉर्मूला f/f - u फिलहाल याद है, लेकिन वैसे हमें निकालना पड़ेगा। m हमारा y था, f हमारा था 20 u, और कोऑर्डिनेट है तो u को हमने x लिखा, m को हमने y लिखा। फोकल लेंथ +20। और अब इसका ग्राफ बनाते तो x = 20 पे एसिम्प्टोट आता, और जब x की वैल्यू इंफिनिटी आती, y की वैल्यू 0 होती, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है। यही प्रेडिक्ट किया था हमने। लेकिन इसका कौन सा हिस्सा बनाना है हमें, चूंकि हम असली कैंडल रख रहे थे, और असली कैंडल रख रहे थे मतलब हम किसकी बात कर रहे थे? रियल ऑब्जेक्ट की। और रियल ऑब्जेक्ट कहां तक है, समझ गए? जब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव था। तो ये हमारा ग्राफ है। और अब हमसे पूछा जाए कि कब वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी। तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, इरेक्ट मतलब m पॉजिटिव और 1 से बड़ा, m पॉजिटिव और 1 से बड़ा इधर। आया समझ में? और इस हिस्से में हमें ध्यान दें, वर्चुअल यहां से नहीं दिख रहा है। वर्चुअल हम कैसे देखेंगे? इस हिस्से में वर्चुअल कैसे देखेंगे? m पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, तो v नेगेटिव। क्यों? m का फॉर्मूला -v/, नेगेटिव। m पॉजिटिव, u पॉजिटिव, v नेगेटिव। तो ये वर्चुअल मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, u पॉजिटिव है और v हमारा पॉजिटिव पे रियल आता, तो v हमारा नेगेटिव। नेगेटिव ही तो है, सही तो? हाँ, तो वर्चुअल ही तो है। हाँ, नेगेटिव ही तो आया, मिरर है ना। तो u पॉजिटिव है, m का फॉर्मूला -v/u, u पॉजिटिव, m पॉजिटिव, v नेगेटिव। और v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज। बताओ, अगर मैं यहां पूछूं इस पॉइंट पे, जहां मैग्निफिकेशन -2 है, तो यहां पे इमेज के नेचर को आप क्या कहेंगे? रियल। कैसे?
यू पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, और u पॉजिटिव मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो v की वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव नहीं करोगे, और सॉरी फिर भूल गया मैं, हाँ ठीक है मिरर है, तो ये बना वर्चुअल, तो वर्चुअल सॉरी रियल, v हमारा क्या आया था? पॉजिटिव आया ना v, तो वर्चुअल ही तो है, तो वर्चुअल m की वैल्यू -2 इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, ठीक है। कहां ऊपर? ऊपर हमारा क्या v नेगेटिव आया था, रियल था, सही। हाँ किसका? क्यों? सुनो सुनो सुनो, बहुत आसान है, इसकी रियल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है। क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए v पॉजिटिव आया ना, किसकी इसके लिए बात करो, इसकी या इसकी? नीचे वाले की। u हमारा पॉजिटिव है, m हमारा नेगेटिव है, तो v भी हमारा पॉजिटिव है, इस फॉर्मूले से देखो। और अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी ना, मिरर, हाँ ठीक है, राइट साइड बन रही होगी। अरे ये ऐसे सोचना बहुत मुश्किल है, खासकर इस वाले में, क्योंकि हमें इसके तो याद होते हैं, इसके याद नहीं होते हैं, इसीलिए इसके लिए आपको जरूरत इनकी पड़ सकती है, ठीक है, तो सही लिखा है। तो इसमें देखिए, हमें इसके लिए आंसर याद है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर था पोल और फोकस के बीच में, तो ये हमें याद है। ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो ये बनता था। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर के बीच में है तो इससे याद आ जाता है। ऑब्जेक्ट सेंटर और के बियॉन्ड है तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो एक ही केस बनेगा। तो इसमें रियल ऑब्जेक्ट के 3 केस होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट के 3 केस हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक ही केस है। और बात बिल्कुल सही है, कन्वर्जिंग एक ही केस है और ज्यादा कन्वर्जिंग। तो इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा। इसमें मैग्निफिकेशन -1 से 0 के बीच में, इसमें मैग्निफिकेशन -1 से -इंफिनिटी, इसमें मैग्निफिकेशन 1 से इंफिनिटी। 4 पार्ट थे, 4 में से 3 पार्ट रियल ऑब्जेक्ट की, एक वर्चुअल का। तो इस वाले केस में भी 4 पार्ट होंगे। रियल ऑब्जेक्ट का एक केस बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 3 केस बनेंगे। तो उतना आसान नहीं होता ये चीजें, खासकर कॉन्वेक्स लेंस में, मिरर में समझना। शांत रहिए। तो एक बार मैं बता ही देता हूं। वैसे इसके केसेस देखो। इसका केस 1 रियल ऑब्जेक्ट, और अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो डाइवर्जिंग कोई केस नया नहीं बना, और अपोजिट साइड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। केस कौन सा आया? और सोचिए, डाइवर्जिंग कोई केस नहीं, डाइवर्जिंग ही होगा। और ज्यादा डाइवर्जिंग मतलब पास आ गया, अपोजिट साइड इरेक्ट। लेकिन अब सोचिए, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है इसमें, तो अब मुद्दा ये उठता कि ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग आपस में कटे कि नहीं कटे। तो अगर ये कन्वर्जिंग है और फोकस इधर है तो कौन जीता, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कौन जीता? कन्वर्जेंस ज्यादा है। इसकी रेज के पास कन्वर्जिंग पावर ज्यादा थी, ये कमजोर पड़ गया। इसका मतलब रेज स्टिल कन्वर्ज करेंगी और यहां। और सोचो,
तो रियल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। अब जरा सोचिए अगले केस में अगर ये फोकस और सेंटर के बीच में होता तो डाइवर्जिंग होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंस कम है, डाइवर्जेंस ज्यादा है, तो रेज अभी भी डाइवर्ज करेंगी, और रेज अभी भी डाइवर्ज करेंगी, तो ये सेंटर के बियॉन्ड आंसर आएगा। ये और थर्ड केस कि अगर ये डाइवर्जिंग है और ये सेंटर के बियॉन्ड है, ठीक है, तो ये सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। मतलब सेंटर और फोकस जो भी है ऐसे बना देते, ऐसा। ये ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर, और इसको हमने पलट दिया ऑब्जेक्ट और इमेज, तो वो वाला केस आ गया। तो देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 3 केस हैं, ठीक वैसा ही जैसे इसके करस्पॉन्डिंग ये केस था। तो शायद आपको इससे याद रहे, और इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये, और लास्ट वाले के करस्पॉन्डिंग ये। ये सोचो, पहले ये सोचो, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग कंबाइन हुए, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कंबाइन हुए, तो दोनों में ही कन्वर्जेंस बढ़ गया या यहां डाइवर्जेंस बढ़ गया, तो जो इमेज आई वो पास में आ गई, और अपोजिट साइड बन रहे हैं, अपोजिट साइड बन रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच में। ये दोनों केस में एनालॉजी समझ में आई। इन दोनों केस में भी वही है कि रेज जरूरत से ज्यादा पावरफुल थी तो कन्वर्ज हो गई, ये उनको नहीं रोक पाया। यहां जरूरत से ज्यादा डाइवर्जिंग थी, डाइवर्जिंग बनी रही, ये कन्वर्ज नहीं कर पाया। क्लियर? तो ये दोनों केस एक से हो गए। ये दरअसल मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मैग्नीफाइंग मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? आया समझ में? कौन सा? हाँ, और बाकी तो केस समझ में आ ही रहे होंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए, इसमें रियल ऑब्जेक्ट के 3 केस हैं, उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 3 केस हैं। इसमें रियल ऑब्जेक्ट का एक है, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक है। और ये लेंस के लिए भी ट्रू है कि इस वाले लेंस के केस ऐसे बनेंगे, इस वाले लेंस के केस ऐसे बनेंगे, ठीक है? बस जो दाईं तरफ बन रहा है उसको पलट के, या बाईं तरफ बन रहा है उसको पलट के दाईं तरफ कर दो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो रे डायग्राम से आप सोच सकते हो, लेकिन आपको ये आना ही चाहिए इससे सोचना, अदरवाइज ग्राफ में आपको यही तरीका काम आएगा, ठीक है? और ये कॉमन सेंस भले ही बन जाता है, ऊपर वाला कॉमन सेंस नहीं बनता, ठीक है? इसलिए आपको साइमल्टेनियसली इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे, जैसे होता कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 30 और वी नीड टू गेट थ्राइस मैग्निफाइड इमेज। ये देखो, इमेज 3 गुनी करनी है, तो 2 केस बनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, इसके दोनों केस वैसे हम लॉजिकली सोच सकते हैं कॉनकेव मिरर में, 3 गुनी अगर इरेक्ट चाहिए, अगर सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे तो दिख रहा है इरेक्ट एक केस ये है, पोल और फोकस के बीच में अगर रखते हैं तो ये वाला केस आता है, और यहां 3 गुना चाहिए तो सेंटर और फोकस के बीच में। आया समझ में? तो हमें सॉल्व करने से पहले ही पता है कि कौन से 2 आंसर आएंगे,
और दोनों ही आंसर में रियल ऑब्जेक्ट का केस है, तो दोनों ही काउंट होंगे। और ये निकालने के लिए आप अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू ±3 गिवन है, फोकल लेंथ। लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ध्यान रखना, तो 30/30 प्लस u ±30। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो 30 प्लस यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, वो 3 है क्या? ओके सॉरी, प्लस माइनस 3। तो 30 प्लस यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। एक बार u की वैल्यू जब माइनस लोगे तो -40 आएगी, एक बार u की वैल्यू -20 आएगी। और बात सही भी है, ये 20 वाली है, ये 40 है, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते तो कॉन्वेक्स मिरर में पहले से सोच लेना काफी मुश्किल है कि कब आएगा। और ये बताना आसान है कि रियल ऑब्जेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का केस तो पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल में तो छोटी बनती है। तो जो दो केस हैं, तो दो केस पक्का है क्योंकि 1-1 रिलेशन है, वो दोनों केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रहे होंगे। पक्का समझ गए? और ये हम सॉल्व करने के लिए फिर से यही यूज करेंगे, इज इक्वल टू ±3। इस बार फोकल लेंथ 30 ±3, तो 30 माइनस यू ±10। तो u की वैल्यू 30 माइनस प्लस 10, तो u की वैल्यू +20 और +40, दोनों प्लस आए, ठीक है। और ये लॉजिकली सोचना मुश्किल था कि दोनों प्लस आए मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट उधर रहा होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थ्राइस डिमिनिस्ड, तो 1/3 -1/3, और इसमें सोचना आसान है कि ये पहला वाला केस तो हमें पता है, ये तो रियल ऑब्जेक्ट वाला केस है, क्लियर। तो f/f माइनस यू 30/30 माइनस यू ±1/3, 30 माइनस यू ±90। तो u की वैल्यू एक बार मैं +90 लूं तो 120, और एक बार u की वैल्यू 60 माइनस, तो -60 वाला केस ये है और 120 वाला केस ये है। और जो 120 वाला केस है वो ये है कि हमने रेज 120 पे भेजी है और आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी 1/3 बनाना है ना, 1/3 ही बनाना है ना, तो इसका करेस्पॉन्डिंग डायग्राम कुछ ऐसा है। ये 120 पे रेज है और रिफ्लेक्ट होके कितने पे आए? 40 पे, और दोनों एक साइड है, तो अपोजिट ये ऐसा, ये समझ पा रहा? मिरर में सेम साइड मतलब इन्वर्टेड। और यहां पे ये केस ऐसा था कि यहां से ऐसा ऐसा, और ये कितना था? -60, ये कितना था? 20। ये करस्पॉन्डिंग इनके रे डायग्राम। तो ये फिर भी कॉमन सेंस था, ये सोचना मुश्किल था कि वर्चुअल का एक ऐसा केस बनेगा। चलो 1 मिनट। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, क्लास कॉपी से रिवाइज करो, ठीक है। क्लास कॉपी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और समझ लो, खासकर ग्राफ कब बना रहे हैं, कब कैसा बन रहा है। मैंने मेन कॉन्सेप्ट सब यहां बता दिए हैं, ठीक है। तो यही बहुत बड़ा होगा, क्लास कॉपी होगी 20-25 पेज की कम से कम। हाँ क्या? न्यूटन्स लॉ? नहीं, क्लास कॉपी में होगा तो कर लेना। अरे न्यूटन, 1 मिनट, न्यूटन्स फॉर्मूला वैसे कुछ खास काम का नहीं है, वो बस ये बताता है, क्योंकि एक तो वो मिरर के लिए लगता है,
लेंस के लिए नहीं लगता, गलती से लेंस में लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और फोकस से निकालना पड़ता है, गलती होने के चांसेस न्यूटन्स फॉर्मूले में ज्यादा है। इसीलिए हमारा फंडा बड़ा सिंपल है, हम ये लगाएंगे और वेरीफाई करेंगे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से। वेरीफाई मतलब जो आंसर आया आप कन्विंस होंगे कि हाँ हमने सही निकाला है कि नहीं। क्लियर? तो बेसिक फॉर्मूले पे ही फोकस करेंगे। क्लियर? तो आपको अगली क्लास में करके लाना है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसकी क्लास कॉपी कंप्लीट। मैंने बहुत सारे ये वाले क्वेश्चन ये सब नहीं करवाए हैं, डिविएशन वाले खुद से करना। और मैं ये कह रहा हूं क्लास कॉपी करते समय आपको थ्योरी क्लास कॉपी की नहीं पढ़िए, सीधे क्वेश्चन पर पहुंचिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वापस फॉर्मूला देखिए, अदरवाइज सीधे जो आपने क्वेश्चन लिख रखे हैं उनको सॉल्व करना चालू करें। उम्मीद है लिख रखे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों कल हम रे ऑप्टिक्स खत्म करेंगे, मतलब परसों की क्लास में।